आज 33वां मैच था इस HBL PSL का, जिसका आगाज 11 अप्रैल को हुआ और 34वां और आखिरी मैच परसों गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो 1 मरतबा ये टूर्नामेंट जीती है और लाहौर कलंदर्स जो 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीती है, इन दोनों टीमों के दरमियान होगा। हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे अपने दोनों गेस्ट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं नसीम शाह। क्या वो फुल्ली फिट है? उनको किस बुनियाद पर पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट किया गया? बिग क्वेश्चन। और इस पे आगे ये डाउट भी लगता है, मुझे भी आज लगा वो फिट नहीं थे, वो चले भी गए थे मैदान से। वो तो खैर एक बात की, आखिरी ओवर में हिट विट लगी और वो जो भी, मगर पहले बॉलिंग भी नहीं कर रहे ये एग्जैक्टली वो पहले बॉल से पहले बॉल से आखिरी बॉल तक वो नसीम शाह मिसिंग था, जो हम और आप जानते हैं, जिसने पाकिस्तान को फतवात दिलवाई है। वो चीज मिसिंग है। अब ये अल्लाह जानता है या वो जानते हैं वो फुल फिट है नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है वो अनफिट है और सिर्फ टीम में अभी नाम आया हुआ है तो कोच का वोट उनके हक में गया, देखें, और इसके अलावा एक सेलेक्टर भी उनकी टीम से, उसका हक भी उनके वोट, तो वो तो कैप्टन को उसका वोट कैप्टन का वोट भी उनके हक में गया। तो गया होगा ना। सलमान और शादाब दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन है ना। ये बात तो ही होगी। देखें यूनुस नसीम शाह की, ये तो कायल मिल्स की बॉलिंग थी, कायल मिल्स की बॉलिंग थी। लेकिन यूनुस आप बताइए, आपको क्या लगा अपने तजुर्बे की रोशनी? यही है, देखिए ये बात, ये उनकी नसीम शाह की बॉलिंग है। और उनकी मैं लेंथ की बात करूं तो या तो वो फुल कर रहे हैं या ऐसी जगह पे कर रहे हैं कि वहां पे हिट मारना उनको आसान। ये देखें बहुत ज़्यादा रूम है, अगर स्लो ऑन भी करें तो उनके पास कोई थॉट्स नहीं है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा रूम दे रहे हैं, और सर्कल में जब आप फर्स्ट पावर प्ले में आप इस तरह की बॉलिंग करोगे और तो फिर आपको रन्स होंगे। और जहाँ तक मैं लाहौर कलंदर्स की बैटर्स की बैटिंग की बात करूँ तो उनके थॉट्स बहुत क्लियर थे। उनको जहाँ रूम मिला उन्होंने वहीं पे थ्रू द लाइन बॉल खेला। नसीम शाह का सिलेक्शन सही है जिस तरह की परफॉर्मेंस? नहीं देखें, आपको बाजू चलें, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको इस तरह की PSL की परफॉर्मेंस पे उनको सिलेक्ट नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली चॉइस होते हैं। तो शाहीन आफरीदी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि वो अभी रिसेंट पास में टीम से ड्रॉप थे, वो वहाँ पे टीम में नहीं थे और 50 ओवर की क्रिकेट में न्यूजीलैंड की सीरीज में आए और वहां भी उनसे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। नसीम शाह की बात कर जी मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ। वो T20 में नहीं थे और उनको दोबारा जब उनको लाया गया तो उनको एक मैच में उन्होंने बैटिंग भी की और उसके बाद जब मैं 50 ओवर की बात कर रहा हूँ तो वो ड्रॉप थे उस सीरीज में, वनडेज की बात। अब वो वापस आ गए और वही देखिए, आपको क्राइटेरिया सेट करना है कि एक प्लेयर या तो आपको बहुत रेगुलर खेल रहा हो आपकी टीम से और बहुत काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा हो, तो ये तो चलो समझ में आता है कि ऑटोमेटिकली चॉइस है, वो फिट होते हैं तो वो टीम में आते हैं। या चले उनकी अगर फॉर्म नहीं भी होती तो फिर भी आप उन पर चांस दें, तो यार चलें ये पिछले 4-5 साल से टीम के साथ हैं, तो जो रेगुलर प्लेयर्स होते हैं आप बहुत ज़्यादा शफलिंग नहीं करते हो, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, बहुत ज़्यादा शफलिंग की, उनका रिजल्ट ऑपोजिट। लेकिन शाहीन आफरीदी ने फिर क्या बिगाड़ा था? वही बात कर रहा हूँ ना कि बाज़ आपको कुछ ऐसे डिसीजन जो मीडिया के प्रेशर पर ले रहे होते हो, जैसे अभी आपने लिए कि आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान का। अगर हम एक बात करें तो मोहम्मद रिजवान क्यों ड्रॉप है टीम से? वो ओपन करते हैं और ऐसे तो ओपनर उनकी जगह नहीं बनती। उनकी परफॉर्मेंस कितनी है? परफॉर्मेंस नहीं तो ओपनर की जगह कहाँ आएंगे? देखिए हम एक बात कर रहे हैं ना कि यहीं से टीम सेलेक्ट होनी है ना। हम अब्बास अफरीदी की बात कर रहे हैं ना, क्यों बात कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, तो वो हम कह रहे हैं कि जी वो टीम में नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि मोहम्मद रिजवान की भी तो परफॉर्मेंस है। अगर शुरू के मैचेस देखे जाए तो सबसे ज्यादा रन किए हैं, तो वो क्यों टीम में? आपको बाजू कर वही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को टीम में होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात का रेफरेंस दे रहा हूँ कि उन्होंने भी परफॉर्मेंस की हुई है। तो मेरे ख्याल से देखिए आपको ये जरूर देखना है कि आपकी टीम की नीड क्या है और आया आप अगेंस्ट किस टीम के सीरीज खेल रहे हो। तो मेरे ख्याल से नसीम शाह इस वक्त उनके पास कोई थॉट्स नहीं है, उनकी फिटनेस अच्छी नहीं लग रही, उनकी बॉलिंग की रिदम अच्छी नहीं लग रहा, उनके पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। वो चाह रहे हैं कि बस मैं आके बॉलिंग करूं, मैं टीम में रहूं और किसी तरह जब मैचेस हो और मैं की परफॉर्मेंस कर जाऊं, तो इसलिए बाजुकात इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है। जो यूनुस बात कर रहे हैं रिजवान की, अगर ठीक है रिजवान ने 360 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन अगर वो तो ये सिलेक्शन कमेटी ये तौजीह पेश करेगी ना कि मोहम्मद रिजवान तो ओपन का स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने भी टीम की जानिब से पेशावर ज़ल्मी से उन्होंने कोई मैच छोड़ा नहीं, एज एन ओपनर खेले। उसके बरक्स बाबर आजम तो वन डाउन पोजीशन पर आ गए, उन्होंने देख लिया। तो ऐसी सिचुएशन में मोहम्मद रिजवान की जगह बनती थी या तो वो मिडिल ऑर्डर में आकर खेलें
और कीपर तो ठीक है, वो हारिस से तो बहुत अच्छे, तो ऐसी सूरत में जगह बनती थी। देखिए इन दोनों को बाहर या ड्रॉप करने की जो रीजन पूरी क्रिकेट सर्किल में वो एक ही है कि कप्तान नहीं चाहता, इंटरनेशनल T20 रिक्वायरमेंट पे नहीं उतर रहे, तो और कोई रीजन नहीं है। देखिए 50 नहीं चाहता। देखिए बात सुने, दोनों 50-50 करते हैं, टीम 150 पे फिनिश कर रही है, 150 रन 15 ओवर में हो जाते हैं इंटरनेशनल में। मैं ये इस सवाल के ऊपर इन दोनों को ड्रॉप किया गया, अगर मैं गलत कह रहा तो मुझे बोल जाए कि इनका और स्ट्राइक इनकी रेट परफॉर्मेंस, हाँ आप ये कहना मसला ये है। अच्छा, उसकी वजह से हम सर्किल में देखें, ये नहीं कि ये ड्रॉप होंगे तो पाकिस्तान हर चीज जीत जाएगा, ये नहीं बोल रहा है। कहने का मकसद ये है इन्वेस्ट किया है, देखिए इन्वेस्ट किस प्लेयर पे नहीं होता। बाबर 10 साल से खेल रहा है, रिजवान को तकरीबन 7-8 साल हो गए। देखें बात हो रही थी इनको ड्रॉप करने की रीजंस क्या आएंगे, वो ये है कि इनका स्ट्राइक रेट इन सर्किल और आफ्टर सर्किल 15 ओवर बिफोर, ये बोर्ड ने तो इसकी वजाहत की ना, किसी सेलेक्टर ने आके बयान दिया। सर्किल में बात तो यही चल रही है ना भाई, हम बड़े मेगा इवेंट में इतना स्लो क्यों खेलते हैं, और एक नहीं जितने भी एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े ग्रेड्स बात कर रहे हैं हमारे मुल्क के, ये मैं खुर्रम मंजूर बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेड्स बात कर रहे हैं, जिनका बोर्ड सुनता है देखता है उनको कि भाई खुदारा चेंज कर लो, वे ऑफ प्ले चेंज करो। तो आपकी बात को भी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा नहीं सुन रहे हैं इस वक्त, जो ये डेटा गुरु हमारे कह रहे हैं वही हो रहा है। कीपिंग करा ली उनसे, आज फिर बैटिंग करके जीत गए जी। वो आप टॉस मेरे ख्याल से टॉस जीतेगा, मतलब है कि किसी की नहीं सुननी चाहिए डेटा। हसन चीमा की जगह ना इकबाल भाई, मैं एक बात जो है मैं एक क्वेश्चन टेबल पे फेंक रहा हूँ, वो ये है कि इस सिनेरियो में जहाँ पे आपके पास साबजादा फरहान है, मैं नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फखर जमान है, साइम अयूब है और हसन नवाज, 4 ओपनर्स हैं ना, ये जेन्युइन ओपनर्स है ना, जेन्युइन ओपनर्स है। अच्छा, और ये चारों मिडिल ऑर्डर में भी अगर आते हैं तो स्पिनर्स को भी बुरा नहीं खेलते। तो इस वक्त मुझे बताया, अगर आपके पास ऑप्शन हो मोहम्मद हारिस का और मोहम्मद रिजवान का, तो किसको सिलेक्ट होना चाहिए? रिजवान अगर इनिंग्स ओपन नहीं करते तो रिजवान को वो तो छोड़ देना, वो तो इन चारों जेन्युइन ओपनर के होते हुए ठीक है। फिर आप मंजूर मुझे बताएं कि इस वक्त फिर मिडिल ऑर्डर में किसका जो है ना बेस्ट ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर में? जी, वो खेलते भी चाहते हैं ना, नहीं खेले। देखिए वो नहीं, सवाल क्या उसका जवाब, जो सवाल मैं कह रहा हूं, देखो अब आपने परेशानी क्या डाली, बजाय रिजवान नहीं, अब आपने परेशानी क्या डाल ली अपने लिए? परेशानी ये डाल ली है आपने, वो कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार इस तरह है कि आप मोहम्मद हारिस को कहां खिलाओगे जब आपके पास ये जेन्युइन 4 कप्तान भी है सलमान अली आगा जी, ओपनर बैट्समैन है। ठीक है, सलमान अली आगा ने भी कोई 3-4 नंबर पे खेलना। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आ बैल मुझे मार सही कहा ना, इसलिए कि अब आप मोहम्मद हारिस को जब खिलाओगे, कहाँ उसकी बैटिंग कहाँ आएगी, कहाँ खिलाओगे? फिर शादाब खान भी खेलेंगे और शादाब खान भी खेलेंगे, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह बैटिंग ऑलराउंडर बन जाए। तो आपने अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। इस वक्त आपको हारिस खाली कीपिंग करेगा, आपको सिर्फ इस वक्त ये करना चाहिए था कि आपको मोहम्मद रिजवान के पास आके जाके बैठ जाना चाहिए था। आपने उनको कन्विंस करते हैं, उनसे बात करने के लिए, टीम फर्स्ट है, आप मिडिल ऑर्डर में खेलें क्योंकि आपको आइडिया है। ठीक है, इस वक्त आपकी ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में, आप 6, 7, 8 नंबर खेलें। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपकी जो चारों जो ओपनर्स हैं उनमें से भी सबने तो खेलना नहीं है। ठीक है, उसमें से ये 2 ही खेलेंगे। तो फिर आपकी कुछ अब मजबूरन क्या है, आपको वो पॉइंट प्रूव करने के लिए किसको कीपिंग करानी पड़ गई आज? साहबजादा फरहान। तो इसका हारिस नहीं खेलेंगे पाकिस्तान की जानिब से, तो अब लेकिन अब फिर मुश्किल आ गई है ना यूनुस भाई, आज के मैच के बाद नहीं, वो फिर मुश्किल आ गई ना, वो इसलिए मुश्किल आ गई कि आज उनकी जो साहबजादा फरहान जो कीपिंग की है वो फिर मुश्किल आ गई। लेकिन वो मुश्किल आई क्यों? क्योंकि आपने जिस वक्त सिलेक्शन तजुर्बा किया है ना, उस वक्त आपने आपको मुश्किल में डाल लिया और हॉट जो ना वाटर में अपने आप को डाल लिया।